जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। मेजर सौर्य क्लासेज में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बढ़िया। जय हिंद प्यारे बच्चों। कल आप लोगों का हिंदी का पेपर, आज हिंदी के बारे में तेज़ी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि आपके पेपर में क्या आ सकता है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन 95% है, इसी से आएगा, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए, हिंदी में कक्षा 10 की हिंदी है, तो हिंदी में सबसे पहले गद्य और पद्य दो पंक्तियाँ होती हैं, दो भाग आएंगे, तो एक गद्य का आएगा, एक पद्य का। तो हिंदी गद्य में 6 नंबर का जीवन परिचय आएगा और 6 नंबर का आएगा सारांश आएगा, यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या वाला आएगा। इसी तरह से पद्य में भी है, हिंदी पद्य साहित्य में भी वही आएगा, तो 5 नंबर का जीवन परिचय आ सकता है, या 6 नंबर का आएगा, और 5 या 6 नंबर का ये रहेगा गद्यांश पद्यांश सारांश लिखने के लिए आएगा। इसके बाद आएगा, सबसे ज़्यादा आता है संस्कृत खंड से 15 नंबर का आता है, जिसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, वो सबसे अधिक नंबर का आता है। संस्कृत खंड से आएगा कितना नंबर का? 15 नंबर का आएगा। इसके बाद आएगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से 2 नंबर का आता है लगभग, या 3 नंबर का आ जाएगा, उतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगला पत्र लेखन है, पत्र लेखन लगभग 3 नंबर का आता है, और निबंध 7 नंबर का आएगा, और एक खंड काव्य जिला वाइज आता है, जो जहाँ पे पढ़ता अपना वो अपना खंड काव्य तैयार करेगा, लगभग 3 नंबर का आता है। और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सबसे पहले आएगा 20 नंबर के, तो इस तरह से टोटल 70 नंबर के हो जाएंगे। 50 प्रश्न आपको हल करने रहेंगे, यानी कि लिखित होगा, और 20 नंबर जो होगा वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। तो हम हिंदी शुरू करने से पहले हम 2 पंक्ति कहेंगे कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए बोर्ड के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और नंबर मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहला गद्यांश से, तो गद्य से शुरू करेंगे। तो गद्य में देखिए, आपके बस 3 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता में मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा चैप्टर है ममता, जिनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और तीसरा है भारतीय संस्कृत, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक थे। तो यही गद्यांश में आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 1 दिन बचे हैं कुल, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 चैप्टर पढ़ना है। इसी तीनों में से एक निश्चित है आ जाएगा। और जहाँ तक आशा है तो भारतीय संस्कृत से आता है, या तो मित्रता से आता है, और ये ममता से कभी कभी दे देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट तीनों है। आपको करना क्या है कि पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखना है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बस उतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखना नहीं है। इसी के बाद देखिए, दूसरा आता है पद्यांश। तो यानी कि पद्य में क्या आएगा? पद्य में सबसे पहला पद है, सबसे पहला पद, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो पद्य पहला है पद, और दूसरा है धनुष भंग, या फिर कह सकते हैं वन पथ पर, तो इनके रचयिता है तुलसीदास जी। और तीसरा सवैया से, जिसके रचयिता हैं रसखान। तो गद्यांश और पद्यांश, जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या आता है। आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, इसकी व्याख्या किस तरह से लिखना है, इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो पद में ये पद, धनुष भंग और तीसरा सवैया, 3 चैप्टर इसके इम्पॉर्टेंट है, और 3 ही चैप्टर गद्य के हैं, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। इसके बाद आएगा लेखक परिचय। क्या आएगा? लेखक परिचय। लेखक परिचय में सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद। इनमें से आप किसी एक का अच्छे से तैयार कर लीजिए, खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का या फिर जयशंकर प्रसाद जी का। तो अगर आप यही 3 में से किसी एक का अच्छे से तैयार कर लेते हैं, निश्चित है बोर्ड पेपर में आपको यही तीनों ही दिखेगा, इसके अलावा और कोई दिखेगा नहीं।
और उसके बाद आते हैं कवि परिचय, यानी कि पद्य में आएगा। तो कवि परिचय में सबसे पहले तुलसीदास जी का है, उसके बाद सूरदास जी का है, और उसके बाद महादेवी वर्मा जी का है, और लास्ट में सुमित्रानंद पंत। तो आपको 3 या 4 लेखकों के और रचयिता के यानी कवियों के नाम मिलेगा, उनमें से किसी एक का ही लिखना है। किस तरह से लिखना है इसको हम बताएंगे आगे आपको। इसके बाद आएगा संस्कृत गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश में क्या करना है, संस्कृत गद्य इसको हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आएगा संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। सबसे पहले क्या आएगा, एक छोटी सी पैराग्राफ दे देगा और उसका क्या करना रहेगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। किसको किस तरह से करेंगे हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद आएगा हिंदी अनुवाद। इसके बाद क्या आएगा, हिंदी अनुवाद। देखिए संदर्भ सहित व्याख्या ने संस्कृत गद्यांश का जो आएगा वो 2 नंबर का रहेगा, और जो हिंदी अनुवाद के लिए आएगा वो कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। और हिंदी अनुवाद किससे किससे दे सकता है, सबसे पहला है वाराणसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाराणसी, और दूसरा है भारतीय संस्कृत। इन्हीं 2 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके देखिए कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, प्रश्न उत्तर आते हैं लिखने के लिए संस्कृत में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाराणसी और दूसरा भारतीय संस्कृत जो गद्य में आता है, यानी कि गद्य रूप में होता है संस्कृत का, यानी संस्कृत गद्यांश जिसे बोलते हैं हम, उसमें से सिर्फ आपको 2 चैप्टर तैयार करना है, एक वाराणसी और दूसरा भारतीय संस्कृत। इसके बाद क्या करना है, देखिए संस्कृत पद्यांश में यानी जो श्लोक आता है, तो एक श्लोक दे देगा, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। और उसके बाद हिंदी अनुवाद वही आएगा, खासकर इस सुभाषतानी नामक चैप्टर से रहता है, उसी में सबसे ज़्यादा श्लोक रहता है। इसके अतिरिक्त एक श्लोक लिखने के लिए आता है, और श्लोक में क्या रहेगा, उसमें दिया रहेगा कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कोई भी 2 या 1 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसा याद करिएगा जो सरल हो और आपकी किताब में ही हो। इसके बाद आता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन सबसे ज़्यादा नंबर अगर मिलता है तो निबंध लेखन 7 नंबर का मिलता है। तो 7 नंबर में निबंध है, तो निबंध लेखन में सबसे पहले हेडिंग कैसे कैसे लिखा जाएगा इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखिएगा निबंध लिखते समय सबसे खास बात उसमें राइटिंग की होती है। सबसे खास बात उसकी राइटिंग की होती है, कितना अच्छा आप लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि आप 20 पन्ने भर के लिख दीजिए, 10 पन्ने भर के लिख दीजिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप कम में लिखे हैं, सही से लिखे हैं, अच्छे से लिखे हैं, तब भी आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो संस्कृत निबंध लिखने में निबंध में सबसे पहला काम क्या है, प्रस्तावना। हेडिंग में क्या डालेंगे हम, सबसे पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद एक क्रमबद्ध आता है। अब निबंध में कौन कौन से निबंध आ सकते हैं पेपर में, इसको हम आगे बताएंगे आपको। और प्रस्तावना और सबसे लास्ट में क्या आएगा, उपसंहार। तो ये 2 हेडिंग तो आपके मुख्य रूप से होने चाहिए। निबंध लिखते समय सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहला जो हेडिंग पड़ेगा वो रहेगा प्रस्तावना, और सबसे लास्ट जो हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, उपसंहार। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद आएगा संस्कृत प्रश्न। बताए थे कोई 2 ही प्रश्न आता है, 3 प्रश्न आता है, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत करेगा तो 4 प्रश्न देगा, वैसे अधिकांशतः आपको 4 देगा, तो उसमें कम से कम 2 ही लिखना रहेगा, दे देगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्न का मतलब क्या हो गया कि आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आ जाएगा, क्या बताए थे अभी, देखो वाराणसी या भारतीय संस्कृत, यहीं से पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, या फिर पद्यांश से आ सकता है। इसके बाद खंड काव्य आता है। खंड काव्य जो है जिले के अनुसार है कि प्रत्येक किस जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है, या आप जो पढ़े हैं सिर्फ आप वही इतना याद करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा नंबर का तो आता नहीं है। खंड काव्य आता है 3 नंबर का या 4 नंबर का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा इसमें आता है अधिकांशतः कि जो उसके लेखक जो कौन कौन है बोलो, आप लोग क्या पढ़ाया जाता है, जय सुभाष। तो वही है, जैसे उनमें जो जो सदस्य हैं उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है, या फिर अपना एक खंड काव्य याद रख लीजिएगा, बस कोई भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसी भी, क्या हो गया, नहीं खंड काव्य से नहीं मतलब है, वो तो अपना एक खंड काव्य तैयार कर लेंगे, उसमें नहीं मतलब है।
इसके बाद देखिए, हाँ, अपना एक खंड का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो। इसके बाद आ जाएगा हिंदी व्याकरण में आ जाएगा रस। रस कौन कौन से हैं? हास्य एवं करुण रस है। अब इनका भी हम बताएंगे आपको, अस्थाई भाव क्या होता है इसका, और करुण रस में इसका अस्थाई भाव क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। इसके बाद आता है छंद, रोला और सोरठा है। तो रोला और सोरठा, तो इसमें परिभाषा लगभग सब याद कर ले जाते हैं, लेकिन भूल क्या जाते हैं उसका उदाहरण। तो इसलिए खासकर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसको उदाहरण में सबसे पहले लिखिए और उसके बाद याद करिए। उदाहरण लिखिए फिर याद करिए, उदाहरण लिखिए फिर याद करिए, ताकि बिना उदाहरण के ये नहीं हो सकता। परिभाषा लिख दिया, आप उदाहरण नहीं दे पाए तो गलत हो जाएगा, एक प्रकार से आधा नंबर सीधा मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 2 नंबर का आता तो 1 नंबर परिभाषा का रहता है, 1 नंबर उदाहरण का रहता है। ठीक, तो इसलिए परिभाषा के साथ साथ क्या याद करना, हमको उदाहरण भी याद करना है। और ज़्यादा है भी नहीं, रोला और सोरठा दोनों आएगा, दोनों में से किसी एक का ही लिखना रहेगा। अच्छे से, खूब अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। इसके बाद आगे देखिए क्या आ जाएगा, अलंकार। अब अलंकार में क्या क्या आएगा, तो अलंकार 3 है आप लोगों में, एक उपमा है, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा। तो उपमा में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, पहचान क्या है, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद रूपक क्या है, इसका पहचान क्या है, इसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद उत्प्रेक्षा क्या है, इसको भी हम आपको आगे बताएंगे, इसका पहचान क्या है, कि आप देख के कैसे बता सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा समास। क्या आ जाएगा, समास। समास में आपके द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, और कौन सा समास है, बहुव्रीहि है। अब समास तो जानते हैं, जैसे संधि विच्छेद होता है, सेम उसी तरह से होता है। तो इसमें देख के आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, किस तरह का समास है, आप उसको आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद आएगा तत्सम तद्भव। ये तत्सम तद्भव बहुत ही आसान है, आपको ये सीधा सीधा बहुविकल्पीय में ही मिलेगा। समास हो सकता है बहुविकल्पीय में ही मिलेगा, पूछ लेगा कि, या फिर अलंकार जो पूछ लेगा किस में पाया जाएगा। तो ये सब अधिकांशतः किस में रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में ही रहेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में रहेंगे तो 4 ऑप्शन रहते हैं आप लोगों के पास, एक ही सही होता है, उसको बड़े आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद आता है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय जानते हैं कि कोई भी वर्ण या कोई भी शब्द जो है जहाँ से शुरू होता है वो उपसर्ग होता है, और जहाँ पे ख़त्म होता है वो प्रत्यय होता है। जैसे अनुलग्न कह दें हम तो अनु जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। अब दूसरा अगर कह दें आई जोड़ दें तो आई प्रत्यय है, जैसे कठिनाई लास्ट में क्या आया, आई आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। यानी कि किसी भी शब्द के लास्ट में जो वर्ड या जो शब्द निकल के आ रहा है या जो स्वर निकल रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, प्रत्यय। और जो आगे से स्टार्टिंग स्वर है उस कहलाता है उपसर्ग। इसके बाद आ जाएगा पत्र लेखन, सबसे इम्पॉर्टेंट है पत्र लेखन। ठीक, तो पत्र लेखन में क्या रहेगा, कैसे लिखना है, सबसे ज़्यादा इसमें लिखने का तरीका ही इसमें देखा जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ खास देखा नहीं जाता। तो लिखने का तरीका किस तरह से कैसे लिखा जाता है पत्र, तो इसको हम आपको आगे बता रहे हैं। आगे देखिए, दिया गया है गद्यांश एवं पद्यांश लेखन, कैसे लिखा जाएगा गद्य और पद्य। मान लीजिए आ गया, तो जैसे कोई भी गद्यांश आएगा कैसे लिखेंगे, उसका संदर्भ व्याख्या कैसे लिखेंगे, ताकि हमको 6 में से कम 5 नंबर तो मिलना ही चाहिए अगर सब सही लिखे हैं। और लिखते समय सबसे ज़रूरी काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए क्रमबद्ध तरीके से ही लिखिएगा। जैसे एक क्रम से लिखिएगा, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जो भी लिखना है क्रमबद्ध से लिखिएगा। बंद करें यार, खाली स्टॉप करो। हाँ, शिवा गुप्ता, हो गया। देखिए, चाहे गद्य लिखना हो चाहे पद्य, जब आता है निम्नलिखित गद्य का या पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो याद रखिएगा, पेपर कापी में सबसे पहले अगर देखिएगा ये बीच में हाशिया खींचा गया कि नहीं खींचा गया, कापी के किनारे हाशिया खींचा गया कि नहीं खींचा गया है।
अगर नहीं खींचा गया है तो एक साइड ही खींचिएगा, दोनों साइड मत खींचिएगा, एक ही साइड आपको खींचना। तो सबसे पहले एक हाशिया खींचिएगा और हाशिया खींचने के बाद तब यहाँ पे हम क्रम से प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे। याद रखिएगा जितनी भी हेडिंग डालेंगे आप लोग, तो जितनी भी हेडिंग है सभी के नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, यानी हाईलाइट दिखना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कोई भी चीज़ जब बड़ी दिखती है तो देखने भी अच्छा लगता है और सबसे पहला नज़र उसी पे जाता है। तो और दूसरी बात, अंडरलाइन के बाद मान लीजिए किसी कारणवश जल्दी में गलत हो गया, गलत होने के बाद क्या देखना है कि उसको पेंट नहीं करना है। कुछ लोग होते एकदम पेंट कर डालते हैं, पेंट नहीं करना। अगर पेंट कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको आपको सबसे पहले वही दिखेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा अगर गलत होगा तो एक सीधा लाइन इसे खींच दीजिएगा बस, उसके आगे मत करिएगा कुछ। तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 आया, 2 आया, क्रम तरीके से। तो सबसे पहले गद्य और हम पद्य का बताते हैं। बहुविकल्पीय के बाद सबसे पहले हम गद्य या पद्य जो भी रहेगा पहला प्रश्न उसको हल करेंगे। तो हम गद्यांश बताना, कैसे गद्यांश या पद्यांश का लेखन कार्य करना है इसको बता रहे हैं। तो देखिए हेडिंग क्या डालेंगे, सबसे पहले गद्य को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, गद्य या पद्य जो भी है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि सोचेंगे कि इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक या रचयिता कौन है। तो जब आ जाए तो देखिए सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम संकेत। सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे, संकेत। तो संकेत में क्या लिखा जाएगा कि वही स्टार्टिंग के कुछ शब्द जो गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उसका कुछ स्टार्टिंग का शब्द बीच में डैश लगा के और लास्ट में जो भी 2-3 शब्द रहेगा उसको लिख देंगे। एक लाइन में लिखना, ज़्यादा लिखना नहीं है। और दूसरा उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, जानते हैं प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश जो भी हो, तो अगर पद्य रहेगा तो पद्य, अगर गद्य रहेगा तो गद्य लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, अब जिस चैप्टर का नाम रहेगा, जिस चैप्टर से वो लिया जाएगा उसी चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिएगा जो नाम लिखेंगे उसको डबल इन्वर्टेड कामा में, जैसे हिंदी लिखा है यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कामा में, और कोशिश करिएगा कि जैसे सब नीला सा लिख रहे हैं तो इसको हम काले से लिख दें। तो जो चैप्टर का नाम रहेगा उसको काले से लिख के डबल इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट और डबल इन्वर्टेड कामा से बंद कर दीजिएगा। नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक अगर गद्य है तो लेखक लिखा जाएगा, अगर पद्य है तो रचयिता लिखा जाएगा। तो याद रखिए जैसे यहाँ पे बताया वैसे यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कामा में स्टार्ट करके काले पेन से लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा बंद है। इसके बाद व्याख्या करेंगे। आता है कभी कभी रेखांकित अंश की सिर्फ व्याख्या करनी रहती है, तो याद रहे जिसके जिसके नीचे यानी कि जो पैराग्राफ या जो पैसेज दिया गया आपको उसके नीचे देखेंगे अंडरलाइन किया रहेगा, एक रेखा खींची रहेगी, उसको बस उतने ही की व्याख्या करनी, पूरे का नहीं करना रहेगा। अगर कहता है पूरे की व्याख्या कीजिए तब तो पूरे की व्याख्या करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, वैसे अधिकांशतः पूछा गया हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी रहती है। तो रेखांकित अंश क्या है, रेखांकित का मतलब कि नीचे जो रेखा रहेगा बस उतने का ही हमको व्याख्या करना रहेगा। उसके बाद हो सकता है उसी में से प्रश्न भी पूछ लें, प्रश्न उत्तर पूछ ले कि इनमें से जैसे कवि या लेखक क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, ठीक। तो संदर्भ, और कभी कभी आता है प्रसंग लिखने के लिए, व्याख्या से पहले प्रसंग लिखने के लिए भी आता है। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो व्याख्या नहीं लिखेंगे, संदर्भ के तुरंत बाद क्या लिखेंगे हम, प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ के तुरंत बाद क्या लिखेंगे हम, प्रसंग लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ से हटा दिए, प्रसंग लिख दीजिए पहले, यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करिएगा नीचे। तो प्रसंग लिखने के बाद उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे हम, व्याख्या लिखेंगे, ठीक। तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, अब कुछ लोग सोचते हैं कि प्रसंग में क्या है, तो प्रसंग का मतलब यही कि जो चैप्टर पढ़े थे इसमें कवि या जो लेखक है वो हम लोगों को कहना क्या चाह रहा था। जैसे भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति पुराने समय में कैसे थे और अब के समय जो संस्कृति हम अपनी खो रहे हैं उसी के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, या विज्ञान के बारे में बताना चाह रहा है, या ममता जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तो उसमें लेखक या कवि कहना क्या चाह रहे थे, बस वही 1 लाइन या 1.5 लाइन या 2 लाइन में लिखना रहता है, ज़्यादा लिखना नहीं रहता। और याद रहे
बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करिएगा, घबराना एकदम नहीं है। जितना कहा जाए प्रश्न उतना ही करिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलता। जितना कहा जाएगा उतना करेंगे, उतना आप अच्छे से लिखे हैं, नंबर आपको पूरा मिलेगा। और राइटिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में सबसे ज़्यादा ध्यान राइटिंग का ही दिया जाता है। देखिए आगे आएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 हम पिछले में बताए थे कि कोई भी अगर हेडिंग हम डालते हैं तो हेडिंग डालने के जस्ट बाद उसके नीचे हम अंडरलाइन जरूर करेंगे। जब तक अंडरलाइन करेंगे नहीं वो हाईलाइट होगा नहीं, और हाईलाइट होगा नहीं तो एग्जामिनर की नज़र में आएगा नहीं। आप लोग खुद होते हैं, जैसे सामने है, ये सामने क्या दिख रहा है, अगर देखा जाए तो छोटी बस बहुत कम दिखती है, बड़ी बस बहुत तेज़ी से दिखती है। ये सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोर्ड। आप लोग खुद कह दिए बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे अक्षर लिखे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही जो बड़ी चीज़ें वो हमको पहले दिखती है। तो याद रहे कोई भी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। तो अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। तो देखिए कवि या जीवन या लेखक, जैसे दोनों का आता है, कवि का भी आता है और लेखक का भी आता है। तो किसी एक का किसका किसका लिखना है, किसका किसका याद करना हम आपको पीछे बता चुके हैं। गद्य में किसका याद कर लें और पद्य में किसका याद कर लें। अब कैसे लिखना है ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले जिसका लिखना है उसका यहाँ पे नाम, जैसे मान लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बता दें, जयशंकर प्रसाद का बता दें, या फिर सुमित्रानंद पंत या महादेव वर्मा, जिसका भी गद्य पद्य में लिखना है तो वहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, बीच में लिखिएगा। जैसे मान लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निकाल लेते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंडरलाइन कर दीजिएगा, नाम हाईलाइट हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके बारे में जब लिखना रहेगा तो स्टार्टिंग में लिखिएगा परिचय से। ठीक, क्या शुरू करेंगे हम, परिचय। तो परिचय में मतलब क्या देंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, किस समय हुआ था। याद रहे, जैसे अगर आपको एग्जैक्टली पता है, अच्छे से याद है, तो इनकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे मान लो सन, ये कब जन्म लिए थे, जितना भी जन्म उसको काले पेन से लिख दीजिएगा। और दूसरी बात, लिखते समय कैसे कैसे याद करें, अभी आता है दिमाग में, पहले क्या लिखें कैसे लिखें। तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जन्म लेता है, तो जन्म लेता है किस दिन लेता है, कौन से सन में जन्म लेता है। तो इनके जीवन परिचय में सबसे पहले याद करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, मतलब किस समय हुआ था। समय तो नहीं पता रहता वैसे, तो जन्म मतलब किस दिन हुआ था और सन क्या था। और दूसरा स्थान, पहला क्या रहेगा, सन यानी कि दिन, या जिसे कहते हैं दिनांक, वह सन कब हुआ था। और दूसरा स्थान का नाम, दूसरे नंबर पे क्या आता है, स्थान का नाम। तो स्थान का नाम याद रख लीजिएगा। तीसरा आएगा इनके माता पिता कौन थे, माता और पिता का नाम भी याद रहे। ठीक, तो माता पिता का नाम हो गया। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो इतना तो जानते हैं, पढ़ने जाएगा जरूर। तो इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, तो इसके बाद पढ़ाई के बारे में लिखेंगे। तो जानते हैं जैसे जैसे पढ़ाई होगी धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे। तो आगे कौन कौन सी डिग्रियां लिए हैं, तो पढ़ाई में डिग्री को देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे पढ़े हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो पढ़ाई में डिग्री, उसके बाद इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। बंद करिए, रुके वहीं बाहर रख दीजिए, आ रहे हैं अभी, बंद करिए। इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं कि ये, जैसे कुछ लोग होते हैं विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किए जाते हैं, तो इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं इसको आपको देखना है। और लास्ट में इनकी रचनाएं या रचयिता, जो रचनाएं क्या हैं, तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं। और रचनाओं में सबसे ज़रूरी बात है विधा याद करना।
अब विधा, अब ये विधा है क्या? तो विधा का मतलब होता क्या है कि विधा में आपको याद करना है कि ये उपन्यास लिखे थे, कहानी लिखे हैं, आत्मकथा लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मतलब कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, क्या लिखे हैं, नाटक लिखे थे, क्या क्या लिखे हैं, ये विधा जरूर याद रखनी है। जो ऑब्जेक्टिव आएगा 20 नंबर में, इसमें याद रखिएगा, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं सबको तो याद रहती, लेकिन विधा कौन सी है दे देगा कि रानी केतकी की कहानी कौन सी विधा है। अब विधा जब जानते ही नहीं, कभी पढ़े नहीं, तो कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए याद रखिएगा कि उनके रचना के साथ साथ विधा भी याद करना है कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, क्या है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और जानते हैं जब सब उपलब्धियां मिलती है तो लास्ट समय जो अटल सत्य है, उनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है, कहाँ होती है, इसको आपको याद रखना है। तो याद रहे, ये जो रचना होती है हमेशा मृत्यु के बाद ही लिखा जाता है। रचना जो होती है मृत्यु के बाद। तो जीवन परिचय में स्थान का नाम, माता पिता का नाम, डिग्री, उपलब्धियां, उसके बाद मृत्यु कब हुई, उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम कि रचनाएं क्या क्या हैं, रचना में विधा क्या है, रचनाएं क्या हैं। तो हेडिंग डाल के रचना में तब उसको अच्छे से लिखिए। उपन्यास के अच्छे लेखक थे, साहित्य में इनका स्थान क्या था, अच्छा था, बस यही आपको इतना ही लिखना है। एक क्रम से लिखिएगा। और दूसरा, जैसे कुछ लोग होते क्या हैं कि परिचय लिखना शुरू किए और एक तरफ से लिखते लिखते इसी से लिखते चले गए, ऐसे ऐसे आपको लिखना नहीं है। तो याद रहे, पैराग्राफ रूप बना के लिखिएगा। स्टार्टिंग के कुछ लाइन लिखे, जैसे मान लो यहाँ से लिखे 5 लाइन तक लिखे, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये लाइन पूरा छोड़ दिए, यहाँ से एक पैराग्राफ बन गया। इसके बाद आगे फिर लिखना चाह रहे हैं तो उसी के नीचे वाले लाइन से यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से लिखना शुरू करिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ से लिखना शुरू करिए। पैराग्राफ बना के लिखिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे वो सीधा सीधा देख के अच्छा सा लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, इसका मतलब सही लिखा है, और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिए। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आएगा संस्कृत खंड से आएगा। तो संस्कृत खंड में भी आएगा 2, एक संस्कृत गद्य से, एक संस्कृत पद्य से, और दोनों में आएगा संस्कृत सहित व्याख्या करने के लिए, संस्कृत सहित व्याख्या करने के लिए। उसमें जैसे हम गद्य और पद्य, हिंदी के गद्य और पद्य में लिखे, सेम ऐसे संस्कृत में लिखेंगे, सिर्फ इसमें प्रसंग नहीं लिखा जाता। तो संकेत में वही लिखेंगे कि जो टॉपिक दिया रहेगा, जो भी पैसेज दिया रहेगा, उसके आगे का कुछ शब्द, बाकी डेड डेस लगा के और लास्ट का कुछ शब्द लिख देंगे इसमें। इसके बाद लिखा जाएगा संदर्भ। तो संदर्भ में क्या क्या आएगा, जैसे संदर्भ हिंदी का लिखे थे वैसे संदर्भ इसका भी रहेगा, सेम वैसे, कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। उसके बाद व्याख्या आएगा। तो संस्कृत का हिंदी अनुवाद जानते हैं, अधिकांशतः बता चुके हैं कि किस चैप्टर से ये दे सकता है, खासकर वाराणसी से देता है नहीं, या भारतीय संस्कृत से देता है, इसके अलावा ज़्यादा देता नहीं। उसके बाद इसी तरह से संस्कृत पद्य का भी है। संस्कृत पद्य में दे देगा, कोई श्लोक दे देगा या कोई भी पद्य से रिलेटेड कोई भी चीज़ दे देगा, उसका भी हमको संकेत लिखना पड़ेगा, संदर्भ, और उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या। बार बार बता रहे हैं कि हेडिंग जब डालेंगे उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए संस्कृत में जब संदर्भ लिखेंगे तो इसमें हिंदी में लिखे थे, उसमें लेखक के नाम, रचयिता भी थे, इसमें कुछ लिखना नहीं है। बस वही इतना लिखना है कि प्रस्तुत गद्य या पद्य जो भी है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से संकलित, डैश लगा के मतलब जो भी डबल इन्वर्टेड कामा में चैप्टर का नाम से लिया गया है, बस इतना ही लिखेंगे, इसके आगे कुछ लिखना नहीं है। और इसी के जस्ट बाद आएगा श्लोक लिखने के लिए, एक श्लोक लिखना रहेगा और दिया रहेगा कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक अच्छे से याद करके जाना है। ऐसा श्लोक याद करिएगा जो हर बार लगभग पूछा जाता हो। और इसी के जस्ट बाद आएगा संस्कृत के प्रश्नोत्तर, संस्कृत के प्रश्न, संस्कृत बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, संस्कृत के प्रश्न आएंगे। तो संस्कृत के प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन होते नहीं, एक एक लाइन के रहेंगे, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं।
क्लियर है सब? देखिए स्टार्ट हुआ है, ऑन हुआ। चलिए आगे देखिए, आता अगला प्रश्न नंबर में आएगा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में याद रखिएगा, पत्र अलग होता है और प्रार्थना पत्र अलग होता है। पत्र किसी के नाम के लिए लिखा जाता है, जैसे डीएम को पत्र लिखना हुआ, ठीक। पत्र जो है जैसे पेज होता है एक, तो इस पेज में पत्र यहाँ से स्टार्टिंग होता है। जैसे यहाँ पे इसका नाम लिखा जाए, जिसके नाम से लिख रहे हैं पत्र, उसका वहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उनके विवरण को दिया जाएगा। ये सब याद रखिएगा। तो बिना विवरण की इसको हम नहीं दे सकते हैं। और दूसरा होता है एप्लीकेशन, वहीं पे रख दो, जाओ प्रार्थना करो पहले। और दूसरा होता है प्रार्थना पत्र। जैसे आ जाता है कि आपके गली मोहल्ले में डेंगू या मलेरिया या जो भी है, मच्छर का आतंक है, गंदगी है, उसकी सफाई के लिए अपने डीएम को या अपने क्षेत्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दीजिए कि इसकी सफाई की जाए। तो याद रहे वहाँ पे हमेशा एप्लीकेशन ही प्रार्थना पत्र ही होता है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे सेवा में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेवा में। और जब ये लिखने के बाद इसको यहाँ पे कामा जरूर दीजिएगा। तो कामा, उसके बाद यहाँ पे उनका नाम, उनका विवरण रहेगा, इतने दूरी में रहेगा उनका विवरण। जब विवरण हो जाएगा तब यहाँ से महोदय से स्टार्ट होगा। तो महोदय से स्टार्ट, यहाँ पे कामा या लाइन छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो भी लिखेंगे उसके बाद यहाँ तक पूरा, तो अपना रीजन, अपना कारण पूरा लिख दीजिएगा। उसके बाद सबसे, जहाँ मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया रीजन, आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया कि क्या क्या हमको समस्या थी, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जब रिक्वेस्ट करेंगे तो यानी यहाँ से लिखेंगे अतः से, यहाँ से लिखेंगे एक लाइन उसी के नीचे छोड़ के लिखने के बाद, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। तो ये प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका है। याद रहे एक क्रम से होना चाहिए, और बिना क्रम से लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पत्र हो जाएगा और ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा अगला पॉइंट निबंध। तो निबंध आपको कम से कम अच्छे से लिखना है। तो निबंध में पर्यावरण पे आ सकता है, जो भी पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा नारी शिक्षा पे आ सकता है। और तीसरा जो है महामारी पे, किसी भी महामारी पे दे सकता है। चौथा विज्ञान के चमत्कार पे दे सकता है। तो इन सभी में कोई भी एक दे सकता है, याद रहे। और प्रत्येक को हम हेडिंग डाल डाल के ही लिखेंगे। तो पहला बताए थे कि यहाँ पे रहेगा प्रस्तावना। हेडिंग में लिखने से पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रस्तावना। तो सभी में चाहे जिसमें रहे, सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बाद स्टॉप कर दीजिए, लास्ट गाना हो रहा है। देखिए, तो जैसे जब भी निबंध लिखेंगे तो प्रत्येक में हेडिंग और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन, ठीक। तो अंडरलाइन करके लिखेंगे तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। ज़्यादा 7 से 8 लाइन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक। प्रस्तावना में मुख्य मुख्य जो आगे आपको लिखना है, जो हेडिंग डालेंगे वही आपको लिखना रहेगा। तो प्रस्तावना में जैसे अब प्रस्तावना के बाद क्या रहेगा, तो हमने बताया कि कोई भी चीज़ एक क्रम से शुरू होता है। कोई भी चीज़ अगर शुरू करते हैं तो एक क्रम से शुरू होता है। तो जैसे मान लो पर्यावरण पे आया, तो पर्यावरण में लिख दिए, इसके बारे में परिचय लिख दिए। तो ये स्रोत कहाँ से मिलता, हमको ये पर्यावरण है क्या, कैसे मिलेगा यहाँ से। तो पेड़ पौधों से मिलता जानते हैं। तो अगर मान लो इसके लाभ क्या है, पेड़ पौधे कट गए तो इससे हानियाँ क्या होगी, ठीक। तो यही सब आपको लिखना है। और याद रहे प्रत्येक चीज़ पैराग्राफ में ही लिखिएगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ बनाने का प्रयास मत करिएगा। तो पैराग्राफ छोटा छोटा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगे और लिखने में भी अच्छा लगे। और जब सब हेडिंग हो जाएगा जितना भी रहेगा, और लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। बहुत बड़ा नहीं होता उपसंहार। तो उपसंहार में इन्हीं में से अगर आपको नहीं आ रहा है क्या लिखें, तो इन्हीं में से एक एक लाइन कोई भी, जैसे बीच में जो आपको अच्छा लगे वही उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निचोड़। तो निचोड़ में क्या लिखेंगे तो ही आपको इसमें लिखना रहेगा। और लास्ट में एकदम आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य तो आना निश्चित है।
तो खंड काव्य कौन सा आएगा, तो ये सब जिले में आपके विद्यालय में पढ़ाया जा चुका है। कौन सा खंड काव्य आएगा उसको याद कर लीजिए। उसमें नायकों के जीवन परिचय के बारे में, उसके जो भाग क्या क्या हुआ है उसमें, हाँ उनके बारे में, या उनका जो, नहीं यार हाँ सही, नायक देखिए उसमें नहीं है, तो नायकों का चरित्र चित्रण है, तो नायकों के चरित्र चित्रण वाला आता है, उसको भी हम हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। ठीक, बिना हेडिंग के हम लिखेंगे नहीं। ठीक, तो बस इतना ही है। बचे आपके सिर्फ ग्रामर पोर्शन के, तो ग्रामर पोर्शन का एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। एक छोटा वीडियो बना देंगे, आसानी से उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक, ओके, जय हिंद।